हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है। फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल स्थानीय जीएस पॉइंट। मैंने पिछले वीडियो में पॉलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, लिखित अलिखित संविधान के बारे में बताया, जिससे आप लोग का पॉलिटी पढ़ने में रुचि बढ़ सके। तो आज मैं पॉलिटी का भाग 1 से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, भाग जैसा कि लगा हुआ है, संविधान के भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो हम लोग आज इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि भाग 1 में क्या क्या पढ़ना है। संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में क्या क्या हमें समझने वाली चीजें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र ये क्या होता है। संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है। देखने में दोनों एक ही लगता है, मगर इस संघ और राज्य क्षेत्र है। तो देखिए, पहले हम राज्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं। राज्य क्षेत्र क्या होता है? तो राज्य क्षेत्र होता है भारत का वह भूभाग जो क्या है, हमारे जहां तक हमारे संसद कानून बना सकते हैं। यानी हमारे पास जितना भी भूभाग है, जिस पर हमारे न्यायालय के निर्णय चलते हैं, जिस पर हमारे संसद कानून बनाते हैं, जिस पर हमारी केंद्रीय सरकार शासन करती है, वह सारा भाग क्या कहलाता है? भारतीय क्षेत्र कहलाता है। जबकि संघ संघ इससे अलग है। संघ क्या होता है? तो संघ में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 28 राज्य 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र हैं। तो ये देखिए, ये जो 28 राज्य है, ये 28 राज्य का समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। यानी संघ में सारा भूभाग हमारा नहीं है। संघ में सिर्फ क्या है? राज्य क्षेत्र आएंगे। यानी जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि संघ का भूभाग छोटा हो गया, जबकि राज्य क्षेत्र का भूभाग बड़ा हो गया, क्योंकि राज्य क्षेत्र में सारे भाग आ जाएंगे। यानी राज्य भी आ जाएंगे, संघ शासित क्षेत्र भी आ जाएंगे और दूसरे क्षेत्र भी आएंगे। वो आर्टिकल आगे जब हम लोग आर्टिकल 1 की चर्चा करेंगे तो वहां पे पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगा। मगर यहाँ पे इतना, संघ का मतलब ये हो गया और राज्य क्षेत्र का मतलब ये हो गया। यानी राज्य क्षेत्र बात कर, जबकि संघ सिर्फ राज्यों का है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए, इसके संबंधित 1 से 4 तक जो आर्टिकल हैं उनको हम लोग अध्ययन करते हैं। भाग 1 जिसमें आर्टिकल कितना कितना अध्ययन करना है? 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 आर्टिकल इसमें सम्मिलित है, पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट की। तो देखिए, आर्टिकल फर्स्ट जैसा हम लिख कहता है, इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज भारत दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब यहां पर होता है कि राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, यहाँ पे ये कहने का मतलब ये फर्स्ट में कि भारत यानी इंडिया जो क्या है, राज्यों का संघ से मिलकर बना होता है। यानी भारत में क्या है? भारत में जो है बहुत सारे राज्य मिलके क्या किए हैं? भारत का संघ। जैसा हम इंट्रोडक्शन में ही बताए कि संघ में सिर्फ क्या होते हैं? राज्य होते हैं, जबकि राज्य क्षेत्र में पूरे भूभाग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 1 में देखिए 2 चीज लिखा है, इंडिया और भारत। यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है? हमारे संविधान में जो हमारा देश का 2 ऑफिशियल नाम है, वो नाम क्या है? भारत और इंडिया। और कोई भी नाम जो है वो ऑफिशियल नाम नहीं है। वो पुकारू नाम हो सकता है, मगर ऑफिशियल नाम नहीं। हमारे आर्टिकल के अनुसार यानी संविधान के अनुसार 2 नाम को वैलिड करता है। कौन? इंडिया और भारत। यहाँ से देखिए, आर्टिकल 1 से 2 चीज हमें पता चल गया। एक तो भारत का 2 नाम, और दूसरा कि ये राज्यों का संघ से मिलकर बना है। अब देखिएगा, राज्यों का संघ ये क्लाउज में बटा है।
ये क्लाउज में क्या क्या कहता है इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 का क्लाउज 1 जो है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है, यही बात बोला है। तो क्लाउज में बांट के बोला गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जबकि क्लाउज 2 में क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र की विस्तृत जानकारी अनुसूची 1 में है। यानी भारत के क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा भूभाग का सीमा क्षेत्र क्या होगा, कौन सा भूभाग का एरिया कितना बड़ा होगा, ये सारी जानकारी जो है आपको कि हाँ अनुसूची 1 में जब जाइएगा तो इसकी विस्तृत जानकारी वहां पे दे रखा है। तो वही क्लाउज आर्टिकल 1 का क्लाउज 2 जो कहता है कि इसकी अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप कहां जाइए, अनुसूची 1 में जा कर सकते हैं। वहीं पे क्लाउज 3 की बात करें तो क्लाउज 3 कहता है कि भारतीय क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, भारतीय क्षेत्र का मतलब हम लोग वो क्षेत्र को समझते हैं जो भारत के अधीन में है, वो हो गया भारतीय क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार का क्षेत्र कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि राज्य होता है। सबसे पहले तो देखें कि ये क्या होता है, तो राज्य होता है जहां हम लोग जानते हैं कि ये संघ में शामिल होता है। दूसरे प्रकार के जो राज्य होते हैं तो उसे बोलते हैं संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र। और जबकि तीसरे प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या होते हैं भाई, अर्जित क्षेत्र। ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम राज्य है कि जहां शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत होता है, यानी अपना मुख्यमंत्री होता है, कुछ ऐसा विषय जिसपे जो है राज्य सरकार को उस पर शासन करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है, क्या होता है, राज्य है। यहां राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाते हैं, राज्यपाल। यानी ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यपाल क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र जो भी काम होगा उनके इनके नाम पर होगा, राज्यपाल के नाम पर होगा। और ये जो राज्य का अभी जो हमारे संख्या है हमारे देश में, टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। वहीं पे बात करें संघ शासित क्षेत्र में, तो संघ शासित क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। संघ शासित क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात करें तो हो जाएगा, पहली यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला हो जाएगा आपको संघ शासित, पहला देखिएगा ये होगा उपराज्यपाल क्षेत्र, उपराज्यपाल क्षेत्र। उपराज्यपाल क्षेत्र। और जब दूसरा क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाता है क्या, प्रशासक, प्रशासक क्षेत्र। क्या होता है, देखिए संघ शासित क्षेत्र में हमारे पास आज 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, मगर वो 8 संघ शासित क्षेत्र जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला में आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा का चुनाव भी होता है, जैसे दिल्ली ले लीजिए, जैसे आप लोग ले सकते हैं पुडुचेरी, जैसे फिलहाल में जो 2019 में जम्मू कश्मीर तो टूट के 2 यूटी में बना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख हो गया कौन, प्रशासक क्षेत्र, यहाँ डायरेक्ट प्रशासक होते हैं। जबकि उपराज्यपाल क्षेत्र जहां विधानसभा का चुनाव होता है वो कौन हो गया, जम्मू कश्मीर। तो देखिए संघ शासित क्षेत्र 2 प्रकार का हो गया, एक उपराज्यपाल क्षेत्र। तो याद रखिएगा उपराज्यपाल क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होता है, यानी वो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा का चुनाव होती है वो उपराज्यपाल क्षेत्र में आता है। जबकि जहां जो है चुनाव नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश उस पर शासन करती है, संसद में उसका रूल बनता है, वो क्या होते हैं, प्रशासक क्षेत्र होते हैं। वहां जो है डायरेक्ट प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं होता है। तो इस 8 क्षेत्र में देखिएगा मात्र 3 क्षेत्र उपराज्यपाल क्षेत्र में है। पहला आप लोग ध्यान लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पहला है आपका दिल्ली, दूसरा आपको पुडुचेरी है, और तीसरा जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जबकि और 5 जो वो क्या होते हैं, प्रशासक क्षेत्र हैं। ये अर्जित क्षेत्र, ये अर्जित क्षेत्र क्या है, ये अर्जित क्षेत्र भी क्या होता है, वो भारतीय क्षेत्र में ही होता है। जैसे हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा की बात करें तो गोवा जब 1954 तक, हमारी देश आजाद हुई है 47 में ही,
मगर उसके बाद भी पुडुचेरी, आइए सॉरी, हाँ पुडुचेरी होगा, सॉरी गोवा, गोवा की बात कर रहे थे। गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अंदर में था, तो पुर्तगाली के अंडर में था, तो 1954 में हम लोग जो है पुर्तगालियों से ये गोवा को छीन लिया, चाहे पुर्तगाली हमें गोवा सौंप दिए। तो गोवा को सौंपने के बाद जो है वो हमारा क्या हो गया, क्षेत्र बन गया, उस पर हमारे भारतीय संसद के द्वारा क्या किया गया, शासन चलाया जाने लगा। मगर उसको हम लोग संघ में शामिल नहीं किए। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उस क्या हो गया, संघ शासित क्षेत्र में शामिल हुआ। मतलब कि डायरेक्ट हम उस क्षेत्र को अर्जित करके और उस पर शासन चला रहे थे, तो वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता, अर्जित क्षेत्र कहलाता। उसको कुछ संशोधन करके जब केंद्र के अधीन में डायरेक्ट शासन को ला दिए, तो वो केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस मिला। जबकि वही गोवा को 1987 में एक संविधान इसको जो है राज्य में मिला दिया गया, और ये क्या संघ का भाग हो गया। तो यहां से देख सकते हैं कि गोवा जो है अर्जित क्षेत्र से कहां पहुंचा, संघ शासित क्षेत्र का स्टेटस पाया, और संघ शासित क्षेत्र के बाद जो है अंतोगतवा वो जो है संघ में शामिल हुई। तो ये चीजें ऐसे होती है। तो फिर से मैं एक उदाहरण लेके समझा दूं आप लोग को कि जैसे सपोज डेट अभी जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान का भाग है, तो पाकिस्तान का भाग है, सपोज मैं इस्लामाबाद को हम लोग जीत लें और अपने अधीन में कर लें, तो जैसा ही उसको हम लोग अपने अधीन में करके और वहां पर शासन चलाने लगेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, अर्जित क्षेत्र कहलाएगा, और वो भी क्या होगा, भारतीय क्षेत्र का भाग होगा, भारतीय क्षेत्र नहीं होगा। जबकि उसको हम लोग संघ शासित क्षेत्र में यदि मिला लेंगे, तो वो क्या होगा, इसका पार्ट बन जाएगा। और जब तक उसको जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक वो संघ में शामिल नहीं होगा। और जब हम पूर्ण राज्य का उसको दर्जा दे देंगे, तब वो क्या हो गया, संघ में शामिल हो जाएगा। तो ये चीज है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल 1 आप लोग को पूरा समझ होगा कि आर्टिकल 1 में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो फिर से मैं समराइज कर दूं कि आर्टिकल 1 से जो हमें दो चीज का पता चलता है, एक तो भारत का दो नाम, भारत और इंडिया का, और दूसरा जो है पता चलता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसके संदर्भ में यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टेटमेंट की चर्चा करें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोले हैं कि राज्यों का, भारत जो है राज्यों का संघ ऐसा संघ है जो क्या है, संधि का परिणाम नहीं है, बल्कि वो जो है मतलब कि एक यूनिटी बनाया हुआ है। यूनिटी बनाने का मतलब समझिएगा कि जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में 13 राज्य होते हैं, 13 स्वतंत्र राज्य होते हैं, और वह 13 स्वतंत्र राज्य जो है आपस में संधि करते हैं, और आपस में संधि करके एक राज्य का गठन करते हैं। तो वो 13 राज्य आपस में मिलकर एक राज्य का जो गठन किए, वो संधि का परिणाम था। जबकि हम संविधान पढ़ें तो देखें, हम इतिहास को भी खंगालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो राज्य का गठन हुई है वो संधि का परिणाम नहीं है। यहां भी लगभग जो है 552 देशी रियासतें विलय करके भारत का गठन किए हैं, फिर भी ये जो है संधि का परिणाम नहीं है। इसमें बहुत सारे कल्चर जबरदस्ती भी मिलाया गया है। तो उस कंडीशन में जो है यदि संधि का परिणाम होता तो बाद में ये टूट भी सकता था। तो इसके लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट से एक आया कि भारत जो है अनस्वर राज्य का अनस्वर संघ है, अनस्वर राज्यों की अनस्वर संघ। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चल जाता है कि भारत क्या है, अनस्वर राज्य है। यानी राज्य को अपने मन से वो क्या हो जाता है, नष्ट नहीं हो सकता है, और पूरे संघ भी जो है अपने मन से नहीं नष्ट हो सकता है। उसको इधर उधर करने का अधिकार किसको है, ओनली संसद को है। चलिए फिर मैं आर्टिकल 2 की ओर बढ़ता हूं। देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल गठन करने का अधिकार संसद को है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, नए राज्य का यदि गठन करना है तो वो अधिकार किसको है, संसद को है, संसद को है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भूभाग्य नहीं है, उस भूभाग को जो हमारे संघ में नहीं है, उसको हम लोग अपना संघ में मिलाना चाहते हैं,
तो वो संघ में मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिक्किम का। सिक्किम का एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग जानते होंगे सिक्किम जो है आजादी के बाद तक एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। हम लोग सिक्किम का क्या करते थे? विदेशी मामला को देखते थे, यानी सिक्किम हमारा सहायक राज्य था। मगर सिक्किम जो है हमारा भारत का संघ नहीं था, यानी हमारा भारत का राज्य क्षेत्र भी नहीं था। तो सिक्किम में 1975 तक क्या होता है कि हमारा भाग नहीं रहता है। 1975 तक यहाँ चोंग्याल वंश के राजा का शासन हुआ। तो चोंग्याल वंश का राजा का शासन हुआ करता है, तो फिर क्या करता है? जनमत संग्रह से यहाँ के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है संविधान में 36वां संविधान संशोधन करके इसको क्या किया जाता है? संघ में मिला लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन करके 22वां जो राज्य का हम गठन किए सिक्किम को, ये सिक्किम का गठन करने का अधिकार किसको था? संसद को था। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। यानी ये जो सिक्किम को हम अपने संघ में मिला लिए, एक राज्य का गठन कर लिए, एक राज्य का गठन करने का अधिकार किसके था? संसद के पास था, आर्टिकल 2 के तहत। अब देखिए ये कैसे करती है, तो आर्टिकल 3 भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको कैसे मिलाया जाता है, जिससे हमें चीजें क्लियर होगी। तो फिर देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है कि दो राज्यों को मिलाकर यदि एक राज्य का गठन करना है, सपोज देखिए मान लेते हैं जैसे बिहार है, यूपी है, तो दो राज्य हैं। यदि संसद आज चाहे कि बिहार यूपी को मिला के हम लोग क्या कर लें? एक राज्य को का निर्माण कर दें। जैसे उतना नहीं, छोड़िए, चलते हैं शॉर्ट में चलते हैं, झारखंड को लेते हैं। आज झारखंड बिहार से ही अलग हुई है, तो अभी संसद चाहेगी कि नहीं बिहार और झारखंड को फिर मिला के एक कर दें, एक राज्य को बना दें, कुछ यूपी का भी पार्ट ले लें। तो इस तरह से जो है अभी संसद चाहेगी तो संसद को अधिकार है कि बिहार और झारखंड को मिला के एक राज्य का निर्माण कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत संसद को अधिकार है। फिर देखिए यूपी, यूपी देखते हैं बहुत बड़ा राज्य है। अब संसद चाहेगी कि ये जो है बहुत बड़ी राज्य है, इसको हम लोग 2 या 2 से अधिक राज्यों में विभाजित करना चाहते हैं, तो ये भी अधिकार संसद को है। यदि संसद आज चाहे तो यूपी को 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। तीसरी बात क्या आती है कि यदि जो बाउंड्री है, बिहार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को और बढ़ाना चाहे या क्षेत्र को क्या करना? घटाना चाहे, या तो बिहार का जो नाम है उस बिहार के नाम को बदलना चाहे, यूपी के आज नाम जो है उस नाम को बदलना चाहे, यदि झारखंड है झारखंड के नाम को बदलना चाहे, यदि मुंबई महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र के नाम को यदि बदलना चाहे, तो ये कौन कर सकती है? ये सारा काम करने का अधिकार किसको है? संसद के पास है, मगर किसके तहत? आर्टिकल 3। देखिए यहां नए राज्य का गठन करता है और यहां जो है हमारे ही राज्य के नाम को चेंज करता है, उसकी सीमा को परिवर्तित करता है, उसकी सीमा को घटाता है, उसके सीमा को बढ़ाता है, क्षेत्र को बढ़ाता है, क्षेत्र को घटाता है, नाम को परिवर्तित करता है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और ये सारा अधिकार संसद के पास है। अब बात है कि संसद के पास नए राज्य का गठन करने का भी है, 2 से अधिक राज्यों का निर्माण करने का भी अधिकार है, नाम भी परिवर्तन करने का अधिकार है। तो ये आखिर संसद कैसे करती है? तो देखिए संसद कैसे करती है, जो हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए अब आर्टिकल 4 की ओर पहुंचते हैं, तो यहां से हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि संसद कैसे करती है। आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट दे रखा है। आर्टिकल 2 यानी नए राज्यों का गठन, आर्टिकल 3 यानी राज्यों के नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, के सीमाओं को बढ़ाना या घटाना, ये सब जो है आर्टिकल 3 के दायरे में आता है। इसके तहत जो भी संशोधन संसद करती है वो 368 के दायरे में नहीं आता है। मैं बता दूं आपको को 368 क्या है। तो आर्टिकल 368 जो संविधान में बात करता है, आज हमारा संविधान बनके तैयार है, उस संविधान में जो भी हमको संशोधन करना होगा वो संशोधन हम किसके तहत करेंगे? तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दे रखा है। मगर फिर भी यहाँ पे देखिए क्या चीज लिख दिया है, यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 2 के तहत जब आप नए राज्यों को गठन करते हैं तो वहां पर भी जो है आपका संविधान में
करना पड़ता है आपको। आर्टिकल 3 के तहत नाम परिवर्तन करते हैं या क्षेत्र परिवर्तन करते हैं, ये सारा करने के दरमियान हमको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये जो है ये 368 के दायरे में नहीं आता है, यानी 368 में जो प्रावधान है इसके प्रावधान से अलग प्रावधान होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए। आखिर ये प्रावधान क्या है इसको मैं देख लेता हूं। तो देखिए आर्टिकल 2 और 3 के तहत क्या है, साधारण बहुमत। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संविधान में संशोधन होती है वो किसके तहत होती है, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत जो होता है जितने भी सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनके 50% वोटिंग का एक भी वोट ज्यादा क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। जबकि संशोधन करने के लिए हमें कितना बहुमत चाहिए, जितने भी सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत। यहां देख सकते हैं कि 2/3 ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 2/3 बहुमत से ज्यादा है, अति ये कम है कौन, साधारण बहुमत। यानी साधारण बहुमत से संशोधन करना क्या है, इजी पड़ता है। और इसीलिए जो है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को जो है 368 के दायरे से क्या हुआ है, बाहर रखा गया है। यानी आज संसद चाहेगी नाम में परिवर्तन करने के लिए, राज्यों को गठन करने के लिए, तो साधारण बहुमत से बिल पारित करके वो जो है क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकती है। वो 368 के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा वो जो होगा वो 2/3 बहुमत से होगा। और किसी किसी मुद्दे पर जो है 2/3 बहुमत के साथ साथ हम लोग को आधे राज्य का परमिशन देना पड़ता है। आधे राज्य के विधान परिषद के विधानसभाओं के विशेष बहुमत से पारित बिल पारित करना पड़ता है, तब जाके ये संशोधन कर पाते हैं इसके तहत। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, आर्टिकल 2 के तहत और 3 के तहत। इससे देखिए एक और चीज क्लियर होता है, कहीं कहीं पे उस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का गठन करना। अब आप लोग को मैं बता दूं कि अनुसूची 1 अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में जो है राज्यों की विस्तृत जानकारी है। राज्यों की विस्तृत जानकारी का मतलब किसी भी राज्य का एरिया क्या होगा, उसकी सीमाएं क्या होगा, भारतीय क्षेत्र में कितना राज्य होंगे, ये सब सारी जानकारी क्या है अनुसूची 1 में विस्तार से दे रखा है। इसीलिए तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्यों की आप लोग को विस्तृत जानकारी लेना है तो आप लोग कहां जाइए, अनुसूची 1 में जाइए। तो यही अनुसूची 1 है। तो यहाँ पे देखिए अनुसूची 1 है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जब नए राज्य का जैसा ही गठन करेंगे, तो जब नए राज्य का हम गठन कर देंगे तो अनुसूची 1 में जो राज्यों का वर्णन है करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 3 के तहत यदि राज्यों के सीमाओं के चेंज करेंगे, 2 राज्यों को मिला के यदि एक राज्य करेंगे तो वहां पर भी जो है अनुसूची 1 में हमको सुधार करना, तभी तो ये दोनों के तहत हम लोग संशोधन करने का मतलब अनुसूची 1 में तो संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग राज्यों के विस्तृत जानकारी उसमें कैसे वर्णन करेंगे कि उसकी किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र क्या होगा, उसका एरिया कितना होगा, ये चीज हो गया। फिर देखिएगा एक है अनुसूची 4। ये अनुसूची 4 में क्या है, देखिए अनुसूची 4 में जो वर्णन है वो राज्यसभा के सीट, राज्यसभा की सीट। और हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा जो होता है वो राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे यहाँ राज्यसभा का जो प्रचलन है वो अमेरिका जैसा नहीं है। जैसे अमेरिका में निचले उच्च सदन में क्या होता है, अमेरिका के उच्च सदन में हर एक राज्य का कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में जो होता है वो हर एक राज्य से जो सदस्य जाते हैं वो जनसंख्या पर निर्धारित होता है। यदि किसी राज्य का जनसंख्या ज्यादा है, यदि उसका क्षेत्र ज्यादा है तो उस राज्य से राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों की ज्यादा होगी। जबकि छोटा राज्य होगा उसकी जनसंख्या कम होगी
तो राज्यसभा में वहां से जाने वाले राज्यसभा के सांसदों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप नए राज्यों का गठन करेंगे तो वहां उसके लिए भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, तो आपको जो है अनुसूची 4 में सुधार करना। यदि दो राज्यों को मिला के यदि एक राज्य बनाएंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो प्रतिनिधित्व भी तो बढ़ेगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए आपको अनुसूची 4 सुधारना पड़ेगा। यदि जो है एक राज्य को बांट के आप लोग 2-3 राज्य में विभाजित करते हैं, जैसे बिहार का विभाजन करके बिहार और झारखंड बनाया गया, तो बिहार का पहले एरिया बड़ा था, अब एरिया छोटा हो गया, तो यहां पर से अब जो है राज्यसभा में जाने वाला संख्या 2000 पहले की अपेक्षा तो कम हो गया। तो जैसा ही राज्यसभा में सीटों को जो हम लोग सुधारना होगा तो अनुसूची 4 में हम, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत सुधार करने के लिए हमको जो है अनुसूची 1 एवं अनुसूची 4 करना पड़ता है। तो कहता है यही कि 1 एवं अनुसूची 4 के जो अनुसूची 4 में जो संशोधन है, 4 में जो संशोधन है वो जो है आर्टिकल 168 के दायरे से बाहर होंगे। 68 दायरे से क्या होंगे, बाहर होंगे। यही बात लिखा हुआ है। इसी बात की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो संशोधन होता है वो 368 के दायरे से बाहर होता है। तो ये हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग समझे कि संघ क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझे कि राज्य क्षेत्र क्या होता है, फिर हम लोग ये देखे कि भारतीय क्षेत्र में किस पर 3 प्रकार का जो राज्य है उसका चर्चा किए, उसके बाद आर्टिकल 1 की चर्चा किए, जिससे हमें 2 चीज का पता चलता है। एक तो ये कि जो भारत का 2 नाम है, एक भारत और इंडिया, दूसरा ये पता चला कि भारत राज्यों का संघ है। वहीं पे आर्टिकल 2 से हमें पता चला कि भारत जो है भारत संसद को अधिकार है नए राज्यों का गठन करना, यानी कहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि नए राज्यों का गठन करना भारत में किसके पास अधिकार है, तो किसके पास है, संसद के पास अधिकार है, और वो जो है 368 के दायरे से बाहर होता है, वो साधारण बहुमत से संशोधन होती है। वहीं पे आर्टिकल 3 में जो है कहता है कि हमारा जो भूभाग है उस राज्य को क्या करना, छोटा करना या बड़ा करना या नाम को परिवर्तित करना, ये जो है ये भी जो 368 के दायरे से बाहर होगा, यानी साधारण बहुमत से संशोधित किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में आर्टिकल 4 में बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संशोधन होगी वो 368 के दायरे से बाहर होगी। और इसी से हमें एक बात का और पता चलता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो संशोधन होगी वो जो होगा 368 के दायरे से बाहर होगी, क्योंकि अनुसूची 1 में संशोधन करने का मतलब है कि अनुसूची 1 में जो है राज्यों के विस्तृत वर्णन है, उसकी सीमाओं के बारे में, उसके क्षेत्रों के बारे में। तो जैसी राज्य का नए राज्य का गठन करेंगे, चाहे सीमा को परिवर्तन करेंगे, वो हमको अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। वहीं पे अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। तो जैसी यदि किसी राज्य का हम लोग गठन करेंगे तो उसके लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए संख्या हमको फिक्स करना पड़ेगा, या तो राज्य को छोटा करेंगे तो उसके लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या घटाएंगे, और यदि राज्य की सीमा को बढ़ाएंगे तो उसके लिए राज्यसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमको अनुसूची 4 में पता चलता है। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो है इसके तहत संशोधन जो होगा 368 के दायरे से बाहर होगा। तो मैं ये संघ एवं राज्य क्षेत्र को एक समराइज करके मैं आप लोग को बता दिया, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में बेहतर सिद्ध होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारत।